एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस की। तो सबसे पहले आपको ये टर्म जाननी ज़रूरी है, व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो देखो क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये दो बॉन्ड्स मान लेते हैं, इनमें क्या है, बॉन्ड्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शंस होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, इनकी आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो उसी वजह से जो बॉन्ड्स है उनमें क्या आ रही है, रिपल्शन आ रही है। ठीक है, और इन्हीं रिपल्शंस की वजह से एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, हमारे कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाता है ड्यू टू रिपल्शंस। तो क्या कहेंगे इसे, ये होती है रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्फॉर्मेशन। अब क्या है, जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो हमें टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करनी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द टॉर्शनल स्ट्रेन, कि कितना उसमें स्ट्रेन है। अगर स्ट्रेन ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा स्ट्रेन नहीं रहना चाहती, अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जिस कॉन्फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, वो अनस्टेबल है, और जिस कॉन्फॉर्मेशन में स्ट्रेन कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सिर्फ इतना सा फंडा है ये। ठीक है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जिसकी वजह से ये आता है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होती है, अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जैसे रिपल्सिव इंट्रैक्शंस है, अगर रिपल्शंस किसके बीच में, बॉन्ड्स के बीच में। यहाँ पर हम सिंस एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, कोई और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इन बॉन्ड्स के बीच में अगर रिपल्शन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या फिर आप कहोगे टॉर्शनल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन किसकी वजह से आता है, रिपल्शंस की वजह से। रिपल्शन ज़्यादा है तो स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा, और अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो जितना ज़्यादा रिपल्शंस होती है, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है, उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिस भी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो भी एक सिस्टम या फिर कॉन्फॉर्मेशन जिसकी एनर्जी कम है वो हम आइडल मानते हैं और उसको स्टेबल मानते हैं। तो एनर्जी जिसकी ज़्यादा, उसकी जो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। रिपल्शन इंक्रीज होगी तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, और स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, व्हाट इज डायहेड्रल एंगल। आपने सुना होगा डायहेड्रल एंगल क्या होता है। तो देखो, जो डायहेड्रल एंगल होता है उसका अदर नेम है टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं इसे, और एंगल ऑफ रोटेशन भी सिंपली कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्शनल एंगल अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है डायहेड्रल एंगल। ठीक है, अब इसे टॉर्शनल एंगल क्यों कहते हैं, बिकॉज कि कितना टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा किसी भी कॉन्फॉर्मेशन में वो डिसाइड करता है दिस डायहेड्रल एंगल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द डायहेड्रल एंगल। अब ये कैसे डिपेंड करता है वो भी देख लो। आपको पता है ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स्ड, क्योंकि इसमें एक के पीछे एक है हाइड्रोजन्स, और ये है स्ट्रैगर्ड। और वैसे मैंने क्या लिया है, ये इथेन का केस यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम इथेन का ले गए, एनसीईआरटी में भी इथेन का आपका एक्सप्लेन्ड है। तो देखो यहाँ पर इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन्स क्या है, एक के पीछे छुपे हुए हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर स्टैगर्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं डायहेड्रल एंगल दूँ तो वो क्या होगा, एक्चुअली वो एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में आप क्या बताओगे, जो थीटा है, ठीक है, दैट इज द डायहेड्रल एंगल। क्या है ये, डायहेड्रल एंगल। ठीक है, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्लिप्स्ड में हमेशा ध्यान रखना, इक्लिप्स्ड में जो ये डायहेड्रल एंगल होता है दैट इज नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होता है, बिल्कुल ये एक के पीछे एक लगे होते हैं, इस तरह से इक्लिप्स्ड होती है, तो इनके बीच का जो आप एंगल देखोगे दैट इज नियरली इक्वल टू
ज़ीरो, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन आगे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है एंड जो उसके एडजेसेंट साथ वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसके बीच का ये एंगल होता है। ये तो आपको समझ आ गई होगी बात। डॉट का मतलब एक कार्बन है और सर्कल का मतलब उसके साथ वाला कार्बन है, ठीक है। ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं कि कैसे ये आपको ड्रॉ करना है। अब स्टैगर्ड में अगर हम देखें, स्टैगर्ड में कितना डायहेड्रल एंगल होता है, तो यहाँ पर कितना एंगल है ये, दिस इज एंगल डायहेड्रल एंगल विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। अगर हम इसे इस तरह से इधर डिवाइड कर ले तो ये एंगल कितना है, टोटल ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री। 120 का हाफ कर दो, यहाँ पर कितना एंगल आ जाता है, 60 डिग्री। सो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और इक्लिप्स से स्टैगर्ड कैसे आते हैं, जब आप 60 डिग्री का रोटेशन देते हो। कितने डिग्री का रोटेशन देते हो, 60 डिग्री का अगर आप रोटेशन करवाते हो इक्लिप्स्ड में, तो आपको इसका दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, आगे वाला फिक्स रहा, पीछे वाला घूम गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बने हैं एक्चुअली ये इतना एंगल नहीं है, ये हम एक के पीछे, हम ये तो नहीं कर सकते कि एक हाइड्रोजन वाला बनाए और इसके पीछे ही दूसरा हाइड्रोजन बनाए। 2D में हम थोड़ा सा गैप देते हैं सो दैट अलग अलग आपको दिखाई दे, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे है, एक आगे है तो दूसरा पीछे है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, नियरली 0 डिग्री है इनके बीच का एंगल। सो डायहेड्रल एंगल हेयर इज 0 डिग्री। और यहाँ पर कितना है डायहेड्रल एंगल, 60 डिग्री, जिसे हम एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, इससे टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं या फिर डायहेड्रल एंगल भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, जो स्टेबिलिटी है, वो इस पर भी डिपेंड करती है डायहेड्रल एंगल पे। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर इक्लिप्स्ड में इन दोनों के बीच में एंगल था 0 और यहाँ पर है 60 डिग्री। तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल बहुत ही कम है, दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के पास है। अगर ये पास हो गए, पास होने से क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड में क्या होता है, जो रिपल्शंस होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज जो इनका डायहेड्रल एंगल है, हम इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, जो डायहेड्रल एंगल है वो नियरली 0 है। दैट मीन्स जो ये दो हाइड्रोजन्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिपल्शंस होगी। इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन से क्या लिखा है, रिपल्शन इंक्रीज होने से टॉर्शनल स्ट्रेन इंक्रीज होता है। तो इक्लिप्स्ड की बात कर रहे थे, रिपल्शन इसमें ज़्यादा होती है बिकॉज इसका डायहेड्रल एंगल 0 होता है, उस वजह से जो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा वो इसमें ज़्यादा होगा और उसकी वजह से एनर्जी कम होगी। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, स्ट्रेन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर आइडल होता है, स्ट्रेन स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। समझ आ गई बात, क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज कर रही है। देखो इक्लिप्स्ड में क्या है, इक्लिप्स्ड में रिपल्शन इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, नियरली 0 है, उसकी वजह से इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर आप स्टैगर्ड की बात करो, स्टैगर्ड में कहा है, देखो इन हाइड्रोजन्स के बीच में कितना एंगल है, ये हाइड्रोजन आगे वाला का है, आगे वाले कार्बन का है, ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन का है। तो डायहेड्रल एंगल किन के बीच में होता है, एंगल किसके बीच में होता है, दो अलग हाइड्रोजन्स के बीच में होता है, अलग अलग हाइड्रोजन्स के बीच में। अलग हाइड्रोजन इन द सेंस ये वाला हाइड्रोजन का कार्बन अलग है, इस वाले हाइड्रोजन का कार्बन अलग है, तो इनके बीच का एंगल 60 है। और देखो रिपल्शन कम कहाँ होगी, देखो अगर मैं यहाँ पर आपके पास ये बनाऊँ, हम स्टैगर्ड बना लेते हैं ज़रा दोबारा से, ठीक है, ये स्टैगर्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन्स किसके हैं, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन्स है। और रेड कलर से मैं बना रही हूँ यहाँ पर स्टैगर्ड में 60 डिग्री पे इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गई बात। और ये रेड कलर से दूसरा कार्बन पीछे वाला बना देते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि देखो हमें ऐसी एक अरेंजमेंट चाहिए, ऐसी एक कॉन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पर जो ये हाइड्रोजन्स है, ये जो बॉन्ड्स है, क्योंकि रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है, जो ये बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से रिपल्शन हो रहा है, उनकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये जो बॉन्ड्स है
उनको जितना पॉसिबल हो उतना एक दूसरे से दूर रखा जाए। तो दूर कैसे रखोगे? अब देखो यहाँ पर पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री पूरा एंगल मैंने बताया, ठीक है। आप या तो इस हाइड्रोजन को यहाँ रख सकते थे, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहाँ रखोगे? आप कोशिश करोगे ये दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है यहाँ पर, आप इनके बिल्कुल बीच में रखोगे, सो दैट इस हाइड्रोजन को ना तो इससे ज़्यादा रिपल्शन मिले, इसके बॉन्ड से ज़्यादा रिपल्शन हो, ना ही इस हाइड्रोजन के बॉन्ड से उसको ज़्यादा रिपल्शन हो। तो आइडल पोजीशन इसकी क्या है यहाँ पर? 60 डिग्री पे, ठीक है। डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इससे यहाँ से और यहाँ से भी ये 60 डिग्री है, तो सबसे कम रिपल्शन ये फील करेगा इस अरेंजमेंट में। तो इसीलिए कहते हैं जो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में क्या है, रिपल्शंस कम है, ठीक है, बिकॉज डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, उससे क्या है ये जो बॉन्ड्स है ये आपस में क्या है, कंपैरेटिवली दूर है, तो दूर है तो रिपल्शंस कम है। कम रिपल्शंस की वजह से क्या हो जाएगा कि जो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी कम होगा, स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये स्टैगर्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किससे? इक्लिप्स्ड से, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेन कम है किसमें? स्टैगर्ड में। और मैंने रीज़न बता दिया। और इसमें क्या है, यहाँ पर लिख लेती हूँ, इक्लिप्स्ड में क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन कम है, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एंगल नियरली 0 है, और यहाँ पर एंगल नियरली कितना है, इक्वल टू कितना है, पूरा 60 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, इस वजह से जो बॉन्ड्स है वो आपस में बहुत क्लोज आ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर रिपल्शंस बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम होगी। अगर एनर्जी वाइज बोले तो दोनों में से किसकी एनर्जी कम होती है? एनर्जी भी लिख लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, जिस चीज़ की ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी किसी के पास, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा एनर्जी की है तो वो, अगर किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, इधर उधर भागेगा, करेगा, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी किन के पास होती है? जिनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टैगर्ड है उनकी एनर्जी कम होती है और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी की टर्म में भी क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एनर्जी का उल्टा चलता है। तो स्टेबल कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है? स्टैगर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शंस कम है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी है। अब एक ग्राफ बना देते हैं हम, इसी में आता है स्टेबिलिटी ग्राफ भी कहते हैं इसे, या फिर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन या फिर डायहेड्रल एंगल के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर प्लॉट कर दिया हमने, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पर है एंगल ऑफ रोटेशन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, डायहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर एंगल्स बढ़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, हमने थोड़ा ऊपर से बना दिया है इसे। यहाँ पर 0 डिग्री है। 0 डिग्री का क्या मतलब है कि अभी हमने कोई भी रोटेशन नहीं दी है। तो पहले क्या होगा, पहले देखो क्या होगा, ये चीज़ ऐसी ही होगी कि एक दूसरे के पीछे है। तो यहाँ पर ये वाली जो कॉन्फॉर्मेशन है, पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं साथ साथ में बना देती हूँ। पहले कुछ इस तरह से है, ये हाइड्रोजन्स आ गए यहाँ पर, और ये हमने जस्ट इसके पीछे लगा दिए। दैट मीन्स ये बिल्कुल इसके इक्लिप्स्ड है, ठीक है। तो ये कौन सी है? इक्लिप्स्ड है। ये कितने पे है? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। फर्स्ट वाला सिनेरियो मैं बता रही हूँ। अब क्या करेंगे हम, रोटेशन करवाएंगे बाय 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऊपर था आपका इक्लिप्स्ड, ठीक है। क्या है? इक्लिप्स्ड। हम ई से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने रोटेशन दिया 60 डिग्री का। 60 डिग्री से जब रोटेशन दिया, ठीक है, पीछे वालों को मैं रेड से बनाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा देते हैं आगे वाले के, और पीछे वाले के जो ये हाइड्रोजन है, जब 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एक कार्बन को रोटेट करोगे, सारा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि रोटेशन क्या होती है, रिलेटिव करते हैं हम, एक को स्टेबल रख के दूसरे को रोटेट करते हैं। तो इसका रोटेशन 60 डिग्री कहाँ आया, इन दोनों के 120 के मिडल में यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और वैसे ही जो ये था, ये रोटेट होके चले गए यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर 60 डिग्री, और ये जो बिल्कुल साथ में लगा था ये भी मिडल में चले गया इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, ये है स्टैगर्ड, और इसमें जो एंगल है थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि हमने रोटेशन दिया 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपल्शंस कम है, तो अगर हम ग्राफ में देखें पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, तो एनर्जी क्या होती है स्टैगर्ड की कम होती है, तो यहाँ पर स्टैगर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। स्टेबल है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होती है। अब यहाँ पर एंगल देखो, इसके साथ नीचे कौन सा एंगल आ रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल ऑफ रोटेशन कितना किया 60 पे रोटेट किया। अब 60 के बाद तो यहाँ पर बना देती हूँ मैं एक बार कि यहाँ पर किस तरह से ये आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगी आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से स्टैगर्ड बन गया इस पे। अब आपने फिर से इससे क्या किया 60 डिग्री का रोटेशन किया, ठीक है। यहाँ तक हम आगे थे। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। करो ज़रा, अनदर 60 डिग्री इसमें रोटेट करेंगे, किसमें, इसमें रोटेट करेंगे, ठीक है। तो कितना आया यहाँ से, तो देखो कितना आया रोटेशन के बाद, क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री। जब 60 डिग्री रोटेट होगा तो ये चीज़ यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला आगे चले जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। तो एक तरह से फिर से आपको मिल गई इक्लिप्स्ड। दैट मीन्स अगर आप 60 डिग्री से रोटेट करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, और आगे भी स्टैगर्ड ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना है 60 डिग्री का दे रहे हो। तो यहाँ पर जो थीटा है, जो एंगल ऑफ रोटेशन है, वो कितना आ जाता है आपके पास इधर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि आप टोटल देखते हो कि कितना आपने पहले से इनिशियल से कितना आपने रोटेट किया है। रोटेशन है वो कितना है 60 + 60 120 डिग्री, ठीक है। आप डायरेक्ट ही कर दो कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, आप कितने रोटेशंस देखिए ये आई है, ये 120 डिग्री का रोटेशन दिया है, तो घूम घूम के आए हुए हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये सेम किस लिए आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन्स की ही बात कर रहे हैं। अगर आप कोई और डिफरेंट ग्रुप CH3 या कोई और ग्रुप लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी पोजिशंस चेंज होगी। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पे देखो क्या है, 120 डिग्री इस पीक पे आई, तो पीक पे क्या आई, इक्लिप्स्ड आई, ठीक है। इक्लिप्स्ड का ज़रा बना देते हैं, कैसे बना इक्लिप्स्ड का, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन्स लगे थे, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन भी इस तरह से हाइड्रोजन्स आ गए, तो ये इक्लिप्स्ड है। और ये देखो जो भी इक्लिप्स्ड है, और इसी तरह से सिमिलरली एक और मैं बना देती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे। अगर फर्दर आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू इसका 60 करना है आपने, क्या आ जाएगा, आगे वाला सेम रहेगा, पीछे वाले हाइड्रोजन्स की प्लेसमेंट देखो कहाँ आएगी, ये वाला हाइड्रोजन आगे आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, ये है स्टैगर्ड। और ये थीटा कितना हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन कितना करवाना पड़ा, 120 में 60 डिग्री करवाना पड़ा, तो कितना हुआ ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेशन पे ये आ रहा है, तो इसका डायहेड्रल एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से 180 डिग्री पे क्या आ रहा है, 180 डिग्री पे स्टैगर्ड आ रहा है। वैसे ही अगर आप 180 डिग्री वाली कॉन्फॉर्मेशन में भी 60 डिग्री और रोटेट करोगे तो इक्लिप्स्ड आएगा। तो 60 डिग्री रोटेशन पे आपको इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड इस तरह से मिलेंगे। तो आगे आप करोगे 60 डिग्री तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, फिर से स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आएगी, इक्लिप्स्ड आएगी, स्टैगर्ड आएगी, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो ये है स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड कहाँ पे आ रही है, ये कम एनर्जी पे आ रही है, ठीक है। तो ये कम एनर्जी पे है, तो स्टैगर्ड हमने पहले ही बात कर दी कि स्टेबिलिटी पे ये क्या लिखा है, ये इसका कौन सा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा है, तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ से भी पता चल गया, क्योंकि ये एनर्जी वाइज ये कौन सा ग्राफ है, वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। तो स्टैगर्ड की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड हायर आपके पीक्स पे नज़र आ रही है, तो इस वजह से स्टैगर्ड स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड यहाँ पर बना, इसी तरह से स्टैगर्ड यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ इसकी तरह इक्लिप्स्ड बनेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ्स होते हैं किसके,
इथेन के, एक्चुअली हमने किसका किया है, इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस है उसके हमने यहाँ पर ग्राफ बताया है, ठीक है, बिकॉज सिलेबस में भी आपकी यही है। वैसे एनसीईआरटी में ये ग्राफ नहीं दिया है, बट यू शुड नो कि कैसे कैसे ये ग्राफ में बढ़ता है, ठीक है। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। बाकी आपके सिलेबस में ब्यूटेन वगैरह नहीं है, उसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं सेपरेटली जिसे पढ़ना है मैं सेपरेट उसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं और भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।